सनातनी हिंदू समाज पूरे तरीके से अपने अस्तित्व को, अपने सम्मान को, अपने इतिहास को, अपनी परंपराओं को, अपनी आस्थाओं को, सबको भूल चुका है। जिस सनातनी समाज के पास एक गीता हो, 4 वेद हो, 18 पुराण हो, 68 नीतियां हो, 108 उपनिषद हो, आप सोचिए कि वो समाज आज चौराहे चौराहे, गली गली, जहां भी मजार मिल जाती है, अपना सर मारना शुरू कर देता है। इस समाज को मजार की जरूरत है, किसी मरे हुए आदमी से मांगने की जरूरत है। अकबर ने क्या किया, औरंगजेब ने क्या किया, बाबर ने क्या किया, इसको सुनते सुनते हम सब बड़े हो गए हैं। किसी भी समाज को जब तारीफ सुनने की आदत पड़ जाए तो समझ लीजिए कि समाज धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। समाज को सच सुनने की आदत ना हो, झूठ को सच माने और झूठ को ही आत्मसात करके दिन रात उसका गुणगान करे, समझ लीजिए समाज कमजोर नहीं, समाप्त हो रहा है। हमारे यहां समाज में हर एक की भूमिका अलग अलग तय की गई है, सबको अपने अपना कार्य पता है, लेकिन फिर भी सत्ता, उसका अपना एक चरित्र होता है। सत्ताएं बदलती हैं, कोई विचारधारा की आई, कभी 24-20 पार्टियों की आई, कभी 15 पार्टियों की आई। हमारे देश में तो जिसके पास 40 मेंबर हैं वो भी प्रधानमंत्री बन जाता है, और जिसके पास एक भी मेंबर नहीं होता वो भी प्रधानमंत्री बन जाता है। हमने तरह तरह के प्रयोग किए। राजनीति समाज का एक बहुत छोटा सा अंग होता है, बहुत छोटा सा, लेकिन हमारे राजनेताओं ने हमारे समाज के तथाकथित बुद्धिजीवियों ने पिछले 70 सालों का अगर लेखा जोखा करें और आज जिस मोड़ पे हम खड़े हैं, तब हमें लगता है कि हम जिन लोगों को सच बात बतानी चाहिए थी, जो किसी विचारधारा से, किसी समाज से, किसी पार्टी से बंधे हुए नहीं थे, उन्होंने भी अपना कार्य ईमानदारी से नहीं किया। अभी सरदार साहब के बारे में बहुत सारी बातें की गई, बताया गया कि किस तरीके से एक कॉफिन का मामला था, उसके पेमेंट का मामला था। गृह मंत्री रहते हुए भी उन्होंने जो नोटिंग की उस पर लिखा कि मेरे पर्सनल अकाउंट से ये दे दिया जाए। लेकिन कुछ बातें साफ होनी चाहिए और बहुत सख्ती से कहनी चाहिए। कुछ भी ये तय करें कि आज से समाज झूठ बोलना और झूठ सुनना बंद कर दे, ये सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। इसलिए मुझे एक घटना याद है। दिल्ली में कुछ लोग मेजर जनरल जीडी बख्शी के साथ, प्रोफेसर कपिल कुमार के साथ, ये तमाम सारे लोग हिस्टोरियन हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सिलसिले में देश भर में आपने देखा कैसे उनके तमाम डॉक्यूमेंट्स को डीक्लासिफाई किया गया। मैं 2 चरित्र को आपके सामने रखना चाहता हूं। उस डॉक्यूमेंट में एक डॉक्यूमेंट मिला, आजाद हिंद फौज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस उसके कमांडर थे। एक डॉक्यूमेंट में पता चलता है कि सिंगापुर में एक बैंक अकाउंट था आजाद हिंद फौज का। उन्हीं डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जा चुके थे। देश 2 हिस्सों में बंट चुका था। यह देश मजहब के नाम पे बटा। बंटने के बाद
1958 तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवार की जासूसी होती रही। और अब जो डॉक्यूमेंट सामने आए हैं उसमें पता चला कि सिंगापुर में एक अकाउंट था नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज का। उस वक्त के फूल वाले चाचा ने, जो प्रधानमंत्री थे, सिंगापुर से उस बैंक की इंक्वायरी कराई और उस बैंक में करोड़ों रुपया था, उसको भारत के एक बैंक में शिफ्ट कराया और उसके बाद पूरा का पूरा पैसा गबन कर लिया। यह बदकिस्मती है हमारी कि हमारा समाज अपने हीरोज की तारीफ करता है, अपने हीरोज के बारे में सुनना चाहता है, लेकिन कुर्सी पर दलालों को बिठाता है। हम सब चाहते हैं सुभाष पैदा हो, भगत सिंह पैदा हो, सरदार पटेल पैदा हो, लेकिन पड़ोसी के घर में, हमारे घर में ना हो। हमारे घर में चाचा नेहरू पैदा हो, जो 19 साल तक सत्ता पर बैठे। और ताज्जुब की बात यह है कि चाटुकारों की दुनिया इतनी लंबी है, उनकी फहरिस्त इतनी लंबी है कि आज भी हम सच बोलने से कतराते हैं। ऐसी घटना मैंने दुनिया में नहीं देखी। सरदार पटेल इस दुनिया से कब गए आप सबको पता है। जब इस देश के पुरस्कारों को, सम्मानों को राजनीति और स्वार्थ और किसी को अपीज करने के लिए दिए जाएं, तो समझ लीजिए उस सम्मान की कितनी स्थिति गिर चुकी है। हमने तो ऐसे ऐसे कलाकार देखे कि जो भारत रत्न कमेटी के चेयरमैन प्रधानमंत्री होता है, उस प्रधानमंत्री ने अपने आप ही को भारत रत्न दे दिया। 1955 में जवाहरलाल नेहरू चेयरमैन थे, उस कमेटी के जो भारत रत्न को तय करती है, उन्होंने खुद ही ले लिया, क्योंकि उनको मालूम था दूसरा तो कोई देगा नहीं। और यह सिलसिला रुका नहीं, क्योंकि सरदार पटेल के परिवार का कोई आदमी नहीं था सत्ता में, तो उनकी रिलेवेंस राजनीतिक कब होगी, इसलिए उनको भारत रत्न उस वक्त दिया जाएगा। इसलिए 1991 में जब देश में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, किन कारणों से सरदार पटेल को भारत रत्न दिया गया, यह महत्वपूर्ण है। मैं आज भी मानता हूं सरदार पटेल को भारत रत्न की जरूरत नहीं थी, भारत रत्न को सरदार पटेल की जरूरत थी। जो पुरस्कार बेटी ने खुद को लिया हो, बेटी के बेटे ने अपने आप को लिया हो, उस पुरस्कार से सरदार पटेल का सम्मान नहीं बढ़ा। 1951 में जिन लोगों ने जिन मजबूरियों में दिया, उससे उस पुरस्कार का सम्मान बढ़ा। इसलिए हम ऐसे दौर से निकल के आए हैं कि आज भी हम सच नहीं सुनना चाहते और हम सच का बड़ा ढिंढोरा पीटते हैं। इसलिए सनातनी हिंदू समाज पूरे तरीके से अपने अस्तित्व को, अपने सम्मान को, अपने इतिहास को, अपनी परंपराओं को, अपनी आस्थाओं को, सबको भूल चुका है। जिस सनातनी समाज के पास एक गीता हो, 4 वेद हो, 18 पुराण हो, 68 नीतियां हो, 108 उपनिषद हो, आप सोचिए कि वो समाज आज चौराहे चौराहे, गली गली, जहां भी मजार मिल जाती है, अपना सर मारना शुरू कर देता है। इस समाज को मजार की जरूरत है, किसी मरे हुए आदमी से मांगने की जरूरत है। क्योंकि आपके समाज में जो लोग भी थे, जिनका यह काम था, जिनको ये बताना था, उन्होंने आपको बहकाया और उन्होंने सिर्फ यही बताया, कथा करो, भगवान का भजन करो, भक्ति करो, भक्ति से सब कुछ मिलता है। यह सुनने में बहुत अच्छा लगता है। समय की जरूरत के हिसाब से इस देश में भक्ति काल भी आया, मीरा भी आई, सूर भी आए और लोग भी आए। उस समय की जो परिस्थिति थी, उसमें भक्ति से ही आप अपनी सभ्यता को, सरोकारों को बचा सकते थे। लेकिन आज भी 2021 में
गली गली, मोहल्ले मोहल्ले हजारों दुकानें खुली हुई हैं, तरह तरह के परपंच, तरह तरह की कहानियां, और ऐसी भक्ति की बातें करते हैं, लगता है कि भक्ति के अलावा कुछ जरूरी नहीं है। मैं मानता हूं कि राष्ट्रों के जीवन में समय समय पर ऐसा वक्त आता है तब उन्हें अपनी रणनीति बदलनी चाहिए। कम से कम गुजरात के 6 करोड़ लोगों को तो समझ में आ गया, इसलिए आपने अपना रास्ता सही चुन लिया। और आपने जब रास्ता सही चुना तो आपने अपने यहां, वैसे हम भारतीय समाज में किसी को पेन भी दे दें तो उसके सर पे खड़े रहते हैं कहीं ये पेन लेके ना चला जाए। आप बिजनेस में बहुत माहिर लोग हैं, नुकसान में कोई सौदा नहीं करते, सोचते भी नहीं है। लेकिन मुझे खुशी है कि आप जब राष्ट्र का मामला होता है तो आप नफा नुकसान नहीं सोचते, और जिस आदमी को 15 साल आपने ट्रेनिंग दी, उसे लगा कि अब यहां काम पूरा हो चुका है, उसे दिल्ली भेजो, आपने दे दिया। और यह काम आपके यहां से रुका नहीं। आपको लगा कि समय आ गया है, 15 साल की ट्रेनिंग देकर एक सर्जिकल डॉक्टर को आपने दिल्ली भेजा। दिल्ली में आप जानते हैं कैसे लोग रहते हैं। उनको लगा अंग्रेजी जानता नहीं है, मीठा खाना खाता है, खाकड़ा और फाफड़ा की बातें करता है। लोगों को लगा कि कुछ दिन की बात है, लोगों का हो सकता है 70 साल के बाद गुस्सा आ गया हो लोगों को, और लोगों ने किसी पार्टी को हरा दिया हो और इसे जिता दिया है। बड़े सारे ड्रामे हुए, विदेशों से मिलके हुए, आंतरिक हुए, लेकिन सत्ता के बदलाव से पहले मैं हमेशा मानता हूं, और आज भी मेरा मानना है, सत्ता, सरकार और देश बहुत छोटी सी चीज है, बहुत छोटी सी चीज है। लोग कहते हैं 2014 पैदा हो गया, 2014 नहीं पैदा हुआ। हम अपने दिल पे हाथ रखें, अपने आप से पूछें, क्या हमने 70 सालों में राष्ट्र निर्माण के लिए किसी सरकार को वोट दिया था? या हमारे जाति के, हमारे इलाके के 2 लोग आ जाएं, 4 लोग आ जाएं, सत्ता पे काबिज हो जाएं, जोड़ तोड़ के कर लें, खरीद के कर लें, 2 यादव आ जाएं, 2 ब्राह्मण आ जाएं, 2 ठाकुर हो जाएं, हमारा प्रधानमंत्री इस जात का हो जाए, हमारा राष्ट्रपति इस जात का हो जाए, हमारे बेटे को पद्मश्री मिल जाए, बेटी को पद्मश्री मिल जाए, इससे ज्यादा हमने कभी उठ के सोचा नहीं। लेकिन मुझे खुशी है, गुजरात के लोगों के बारे में मैं मानता हूं कि अगर इनसे कभी गलती भी हो जाती है तो उसका प्रायश्चित भी कर लेते हैं। 1947 में जो आपसे गलती हुई उसका प्रायश्चित आपने 2014 में किया। और जो वो अकेला आदमी था, पहले लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, ये आदि आस्तीन का कुर्ता पहनता है, क्योंकि लोगों को तो शेरवानी देखने की आदत हो गई थी। आपने किसी की परवाह नहीं की, और आप किसी की परवाह नहीं करते हैं, यह भी दिखता है कि वो भी किसी की परवाह करता नहीं है। लिहाजा 2014 के बाद जो भी कुछ ट्रेंड चला, 283 सीटें आपने दी। पूरे देश का हर राष्ट्रवादी यह चाहता था कि जितने कुकर्म पिछले 70 सालों में हुए हैं इसी में पूरे हो जाएं। बहुत समझाए कि बहुमत बिल्कुल कट टू कट है, आपने उसमें देरी नहीं की। आपको दोबारा मौका मिला, आपने कहा हमने पहले AK-56 भेजी थी, अब हम रफाल भेज देते हैं।